क्या जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कांग्रेस से किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम को लेकर कांग्रेस को नसीहत दी है और कहा है कि कांग्रेस ईवीएम का रोना बंद करे। उमर अब्दुल्ला ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि जब उसी ईवीएम से आपके 100 से ज्यादा सांसद चुनकर आते हैं तो आप इसे अपनी पार्टी की जीत के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे में कुछ महीने बाद आप पलटकर ये नहीं कह सकते कि हमें ये ईवीएम पसंद नहीं क्योंकि नतीजे हमारे मन मुताबिक नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस ईवीएम का रोना बंद कर चुनाव परिणाम को स्वीकार करे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टियों को चुनाव लड़ने से पहले ये तय करना चाहिए कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा है या नहीं। How can you have a problem with EVMs and then continue to fight elections? If you don't trust the machines, then you shouldn't be fighting. So you can't say, look, I don't trust the machines, but I'm going to fight, and if I win, then I'll keep quiet. Okay. But if I lose, then something's wrong with the machines. I lost. I keep reminding you. I lost in earlier in this year. I never blamed the machines. Yeah. I won. It wasn't down to the machines. It's the voters. One day they vote for you, the next day they don't. और उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने पलटवार किया है। टैगोर ने कहा है कि समाजवादी पार्टी, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी हैं जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ बात की है। उमर अब्दुल्ला को अपने तथ्यों की जांच करनी चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर अब्दुल्ला का अपने सहयोगी दलों के प्रति ऐसा रवैया क्यों है? उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उमर अब्दुल्ला के इस बयान का साथ दिया है। किसी दल, किसी नेता के बारे में हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन जो उन्होंने सुझाव दिया है, आप बात को ईवीएम तक मत पहुंचाइए। जो सुझाव दिया है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए हमें मीडिया का भी साथ लेना पड़ेगा, इनके साथ साथ आपको बूथ स्तर पर भी काम करना पड़ेगा, वो उन्होंने सुझाव दिया है। मैं उनके सुझाव से सहमत हूँ कि मीडिया का भी साथ लेना पड़ेगा और बूथ स्तर पर भी आपको काम करना पड़ेगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जफर चौधरी और नीरजा चौधरी दोनों हमारे साथ हैं। जफर जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, हमने उमर अब्दुल्ला का वो बयान सुना, वो इंटरव्यू सुना, अगर तह तक जाना है तो इस वक्त उमर अब्दुल्ला के मन में क्या है जिसकी वजह से ये बयान अब सामने आ रहा है? देखिए, इसको दो संदर्भ में मैं देखता हूँ कि एक तो पहली चीज तो ये है कि जो ये इंडिया ब्लॉक है, इसमें एक बड़ा नेचुरल सा इंटरनल क्रिटिसिज्म है। सब लगभग सारे अलायंस पार्टनर्स हैं वो कांग्रेस का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि कांग्रेस जो नेशनल लेवल की जिस तरह की एक विपक्ष की लीडरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए बीजेपी का मुकाबला करने के लिए, वैसी लीडरशिप कांग्रेस नहीं प्रोवाइड कर रही है। कांग्रेस सिर्फ अपने इतिहास में जी रही है और वो कांग्रेस चाहती है कि उसी की बिना के ऊपर उनको एक जो नेशनल लेवल का अधिकार है वो मिले। तो मेरे ख्याल से उमर अब्दुल्ला सिर्फ अकेले नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम पे बात की है, किसी ने किसी पॉलिसी के ऊपर बात की होगी, तो ये क्रिटिसिज्म उनका लगातार बहुत सारे जो बाकी अलायंस पार्टनर्स हैं उनका भी चलता जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि आज जब हम बात कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बने हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं और यहाँ जम्मू कश्मीर में अभी लगता नहीं है कि नई सरकार यहाँ पे बैठ गई है। दिल्ली से कुछ पावर्स जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को कंसीड नहीं की गई है और 2 महीने से लगातार लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला इज साउंडिंग अ लिटिल गुड। वो कोई बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशनल या ऐसी कोई बात मरकज के लिए नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस को एक इंटरनल क्रिटिसिज्म है वो जरूर ला रहे हैं। तो बड़ी सेंसिटिव पोजीशन पे इस वक्त हैं कि उनको बड़ा एक बैलेंस आउट करके बात करनी पड़ रही है। लेकिन कांग्रेस को लेकर चुनाव में उनके साथी थे, अलायंस पार्टनर थे, लेकिन चुनाव के दरमियान से ही उन्होंने कांग्रेस का क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया था। जिस तरह से जम्मू में सीटें जो कांग्रेस को दी थी वो यहाँ पे कुछ ज्यादा कर नहीं पाए और कश्मीर से जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत सकती थी वहां से कांग्रेस ने 5 सीटें जीत ली। तो ये पहले चरण के बाद ही उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को थोड़ा सा क्रिटिसिज्म जरूर दे रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये उसी डायरेक्शन में है कि कांग्रेस को लेकर डिसअपॉइंटेड है बहुत सारे अलायंस पार्टनर्स कि वो नेशनल लेवल की लीडरशिप नहीं प्रोवाइड कर रही है और टेक्निकल इशू में उलझा के अपना एक एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं। जी, तो जफर, हाल ही में हुए झारखंड के नतीजे हों या फिर आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के नतीजे, साफ तौर पर कांग्रेस बिग ब्रदर की भूमिका में तो इन 2 राज्यों में नहीं थी। तो ऐसे में अंदरूनी जो कला हो रही है, जो लीडरशिप, कांग्रेस की लीडरशिप को बाकी दल क्यों स्वीकार करें, एक बड़ा सवाल इंडिया अलायंस में बना हुआ है। अलायंस पार्टनर्स की तरफ से आप वेस्ट बंगाल में चले जाएं, ममता बनर्जी भी आपको यही बात करती नजर आती हैं, उमर अब्दुल्ला भी बीच बीच में यही बात करेंगे, महाराष्ट्र से भी ये बात हो रही है। कांग्रेस का आज के दौर में इस तरह से लग रहा है कि जो कांग्रेस का एक
ग्लोरी जो वो सीख करते हैं कि हमारी एक ऐतिहासिक पार्टी है, हमारे जो स्वतंत्रता का जो स्ट्रगल है उसमें वो पार्टिसिपेट की, और नेहरू गांधी की कमांड के बीच जो है, परिवार के बीच कांग्रेस जो है चली है, तो लिहाजा कांग्रेस का जो है एक नेचुरल एक दायित्व बनता है, एक नेचुरल पोजीशन बनती है कि लोग कांग्रेस को सिर्फ इन्हीं नियमों की बिना के ऊपर वोट डालते रहे और कांग्रेस नेशनल लीडरशिप प्रोवाइड करती रहे। लेकिन जिस किस्म की एक स्थिर राजनीतिक बीजेपी ने डेवलप की है पिछले 11 साल में, 12 साल में, उसके मुकाबले में कांग्रेस अपनी लीडरशिप नेशनल लेवल पे वैसे डेवलप नहीं कर पा रही है। तो उसकी वजह से जो अलायंस पार्टनर्स हैं, खास करके इंडिया अलायंस में जो पार्टनर्स हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। रीजनल लेवल के ऊपर वो कांग्रेस को स्पेस कंसीड भी करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में मैं कह सकता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सी स्पेस जो है वो कंसीड की रीजनल लेवल पे कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस उसका फायदा जमीनी सतर के ऊपर कुछ ले नहीं पाए। तो इस तरह से अलायंस पार्टनर्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे हैं। जी, अलायंस पार्टनर्स फ्रस्ट्रेटेड हैं और तभी लगातार सवाल भी कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया अलायंस पर उठ रहे हैं जफर चौधरी। लेकिन इसी इंटरव्यू में जिसमें उमर अब्दुल्ला ने नसीहत दी है कांग्रेस को, उसमें ये सवाल भी उठा कि आप तो एक एनडीए अलायंस पार्टनर की तरह बात कर रहे हैं, आप फिर एनडीए प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद कुछ सुर क्या वाकई बदले हैं उमर अब्दुल्ला के? मेरे ख्याल से जो उमर अब्दुल्ला की स्थिति है इस समय वो बड़ी संवेदनशील है। वो बहुत बड़ा भारी मैंडेट लेकर आए हैं। उनकी पार्टी जो है 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लगभग इतने नंबर मिले हैं कि वो अपने दम पे सरकार बना पाई है। और लेकिन 2 महीने हो गए हैं, यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है कि सरकार है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पास, उनके कैबिनेट के पास पावर्स नहीं है और वो हर रोज बात करते हैं कि जो बिजनेस रूल्स है वो डिफाइन हो जाए। पहले तो जो ऑटोनॉमी थी, पहले तो जो इंटरनल एम्पावरमेंट थी उसके बारे में बात हो रही थी, उसके बाद स्टेटहुड के रेस्टोरेशन की बात हो रही थी। अब तो यहाँ है कि चीफ मिनिस्टर की पावर डिफाइन हो जाए, कैबिनेट मिनिस्टर्स की पावर डिफाइन हो जाए, वो कुछ असर्ट करना शुरू करें, कुछ उनके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे हों। मैंडेट उनके पास बहुत भारी है। दिल्ली से अगर देखें तो 2 महीने से किसी किस्म का वहां पे वो आंख चपक नहीं रहे हैं, कोई इंडिकेशन वो नहीं दे रहे हैं कि वो पावर कुछ कंसीड करने वाले हैं चीफ मिनिस्टर को कि नहीं। मुझे उमर अब्दुल्ला का भी ये लगता है कि वो 2 महीने से ही इज ट्राइंग टू साउंड गुड, एक रिकॉन्सिलिएटरी एक अप्रोच वो अडॉप्ट कर रहे हैं कि किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन दिल्ली के साथ ना ली जाए, कि चीफ मिनिस्टर्स की जो कैबिनेट की पावर्स रिस्टोर हो और स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की बात हो, और उसके बाद वो देखें कि जम्मू कश्मीर की राजनीति को किस तरफ लेकर जाना है। ये एक बड़ी मजबूरी है उमर अब्दुल्ला की। वो हर बात पिछले 2 महीने में ऐसी कोई ज्यादा बात आपको नजर नहीं आएगी जिसमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का या बीजेपी का खास करके बहुत बड़ा खुला उन्होंने क्रिटिसिज्म किया हो। इसी इंटरव्यू में जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें सेंट्रल विस्टा की भी बात चली है, और कितना हो हल्ला पूरे देश में सेंट्रल विस्टा को लेकर 2-3 साल से चला हुआ था। उन्होंने कहा बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग का बनना जरूरी था। तो ही साउंडिंग गुड, ही इज ट्राइंग टू सेंड एवरी काइंड ऑफ गुड मैसेज। हर किस्म का एक अच्छा जो एक कम्युनिकेशन है वो दिल्ली के साथ करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि दिल्ली से जिस किस्म का रिस्पांस मिलना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को उमर अब्दुल्ला को व्यक्तिगत तौर पे उस किस्म का मिल रहा हो। जी, नीरजा चौधरी भी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीरजा जी, उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को नसीहत दी, फिर उसके रिएक्शन में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो उन्होंने सुझाव दिया है उस पर सुनवाई होनी चाहिए, कांग्रेस को बात सुननी चाहिए। कांग्रेस नसीहत सुनने को तैयार नहीं है लगता है। देखिए, कांग्रेस और रीजनल पार्टीज के बीच में एक दरार सामने आ गई है इंडिया अलायंस में, और वो शुरुआत हुई थी जब ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र चुनाव के बाद कहा कि वो इंडिया अलायंस की अगुवाई करने के लिए एकदम तैयार है अगर ये जिम्मेदारी उन्हें दी जाए, और वो बंगाल से ही बहुत खूबी से वो कर पाएंगी। तो उसमें उनका समर्थन सभी रीजनल पार्टी, तकरीबन सभी रीजनल पार्टीज ने किया। उसमें अखिलेश यादव भी थे, उसमें लालू यादव भी थे, शरद पवार तो शुरू में ही थे, और केजरीवाल थे, और ये जगन रेड्डी जो कि इंडिया का हिस्सा नहीं है, उन्होंने भी ममता के लीडरशिप का समर्थन किया। तो अब उमर अब्दुल्ला भी उस चीज को उठा रहे हैं कि कांग्रेस को रीजनल स्टेट लीडर्स की जो बात है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। तो कांग्रेस के खिलाफ एक मुहिम सी है कि कांग्रेस जिस तरह से लीडरशिप रोल अदा करती आई है, और जो कि महाराष्ट्र और हरियाणा में इसको सेटबैक हुआ है, उससे
उसके अलाइज को भी काफी परेशानी है और पूरी इंडिया अलायंस को भी परेशानी होगी। तो ये एक दरार सामने आ गई है और इसका इसका इसको सुलटाएंगे कैसे, अभी तक तो बातचीत ही नहीं हुई है। और अगर आप देखा जाए तो 2024 में इंडिया अलायंस की एक ही मीटिंग हुई है, वो भी वर्चुअल मीटिंग थी 13 जनवरी को। उसके बाद कोई मीटिंग भी नहीं हुई है। जहां तक कि लीडरशिप का सवाल है, उस वर्चुअल मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे को माना गया चेयरमैन के तरह, लेकिन नीतीश कुमार के लोग को लेके के कन्वीनर हूँ कि जो नीतीश कुमार चाहते थे, उस समय इंडिया का हिस्सा थे, उसको लेके ममता ने शूट डाउन किया था, उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया था। तो जो कांग्रेस वाले कहते हैं कि ना तो खड़गे का एज चेयरपर्सन लीडरशिप फॉर्मलाइज हुआ था, ना वो अनाउंस हुआ था, ना ही इंडिया अलायंस की तरफ से कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ऐलान हुआ है। नीरजा जी, क्या ये भी एक तर्क हो सकता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव हो गए हैं, अगले 5 सालों तक इन सभी अलाइड पार्टनर्स को अपने अपने राज्यों को देखना है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो एनसी ही हो, तो अपने अपने राज्यों को देखना है। जब लोकसभा चुनाव 5 साल बाद आएंगे तब हम साथ आएंगे, तब देखना होगा। अब अपने अपने इलाकों को वो अब ज़्यादा एक तरह से बेस उसमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। वो एक चीज है कि लोकसभा के चुनाव 29 के अभी काफी दूर हैं, वो एक कंसिडरेशन हो सकता है। लेकिन अगर आप विकल्प खड़ा करना चाहते हैं, वो भी भाजपा के खिलाफ, एक इलेक्शन मशीनरी जिसकी आपको बहुत करीबी से जानकारी है, तो वो आप एक दिन उठ के तो नहीं कह सकते कि बस हो गए 4.5 साल खत्म, अब हम करेंगे। उसके लिए एक माहौल तैयार करना पड़ता है, उसके लिए एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अगर आप लोकसभा चुनाव में भी लड़ेंगे तो 1-on-1 कॉन्टेस्ट आप एनडीए के खिलाफ कैसे करेंगे अगर उसकी तैयारी नहीं की गई है। ये सही है कि हर पार्टी को अपने प्रदेश में मजबूत होना होगा और कांग्रेस को भी मजबूत होना पड़ेगा। उसके ऑर्गेनाइजेशन वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए और हो सकता है। तो आज से ही अगर वो एक कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म तैयार नहीं होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार नहीं होगा, तो सडनली उठ के आप 2029 में भाजपा या एनडीए को तो चुनौती नहीं दे पाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, और ये नसीहत, इसको सीरियसली सुनना होगा कांग्रेस को, और उम्मीद करते हैं कि ये अलायंस अपने रणनीति पर भी काम करेगा। हालांकि सभी अलायंस पार्टनर्स इस वक्त अपनी अपनी दिशा तय करने में जुटे हुए हैं। बहुत शुक्रिया जफर चौधरी और नीरजा चौधरी इस चर्चा के लिए। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है, 5 की बात में खबरें जारी रहेंगी। उत्तर प्रदेश के संबल जिले में 46 साल बाद खुले शिव मंदिर के परिसर में बंद पड़े कुएं की आज खुदाई की गई। करीब 20 फीट गहरी खुदाई में पार्वती की खंडित मूर्ति निकली है। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन के साथ स्थानीय मीडिया कर्मी भी मौजूद थे। दूसरी ओर आज सोमवार के दिन संबल के इस शिव मंदिर में दर्शन के लिए काफी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। यहां जल अभिषेक और पूजा अर्चना की गई। इस इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी जारी रहा। वहीं संबल हिंसा का मामला विधानसभा में गूंजा। सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। ये कार्तिक महादेव मंदिर है और इसमें एक कूप भी मिला है, अमृत कूप है ये। और जितने भी मंदिर होते थे उसके साथ में एक जल का केंद्र होता था, तो उसी के अंतर्गत ये दोनों मिले। अभी यहाँ स्थायी रूप से सुरक्षा गार्ड लगे हैं, सीसीटीवी कैमरा आप ऊपर देख रहे हैं, और जो पूजा है वह भी आरंभ हो गई है। और यहाँ पे कुछ अतिक्रमण भी है, कुछ अतिक्रमण समाप्त भी हो गया है कल से, और कुछ जो बचा हुआ अतिक्रमण है वो भी हम खत्म करेंगे। सर्वे 19 नवंबर को भी हुआ, 21 नवंबर को भी हुआ, 24 नवंबर को भी सर्वे का कार्य चल रहा था। और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने थी। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार ने तो पहले ही कहा
कि हम जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। ये एक्ट के अंतर्गत ही इस कमीशन बना हुआ है। माननीय सदन में उसकी रिपोर्ट भी आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। उधर अखिलेश यादव ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि संबल का सच दबाया नहीं जा रहा है। इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा, और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा, कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीज़ें नहीं खोजना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं, और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। देखिए, कोई सच नहीं दबा सकता। जो सच है वो सच रहेगा। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते हैं, नए रास्ते खोजें। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर। जयपुर के महेश नगर इलाके में कोचिंग संस्थान में अचानक कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। करीब 10 छात्राएं बेहोश हो गई। सभी का अस्पताल में इलाज इस वक्त चल रहा है। छात्राओं की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक क्लास के दौरान अचानक कमरे में अजीब सी गंध फैल गई, जिससे छात्रों को खांसी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी और एक के बाद एक छात्राएं बेहोश होती गईं। पुलिस और अधिकारियों के मुताबिक ये घटना गटर से उठने वाली गैस या भवन की छत पर बने किचन से आने वाले धुएं के कारण हो सकती है। फिलहाल जांच जारी है। इस बीच कोचिंग सेंटर के बाहर छात्र धरने पर बैठ गए हैं और संस्थान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कितने सुरक्षित है बच्चे कोचिंग संस्थानों में, इसको लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। रविवार की रात को यहाँ पर जो कोचिंग चल रही थी उत्कर्ष क्लासेस में, वहाँ पर एक क्लासरूम में 350 बच्चे बैठे हुए थे। किसी तरह की गैस का रिसाव हुआ। बच्चे कहते हैं कि जिस तरह से गैस का रिसाव हुआ, उसके बाद में 10 जो स्टूडेंट्स थे वो बेहोश हो गए और उस सिचुएशन में एक भगदड़ की हालत मच गई वहाँ पर, क्योंकि 350 स्टूडेंट्स एक कोचिंग क्लास में बैठे हुए थे। सब एक साथ, एक ही दरवाज़ा था, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। भगदड़ की स्थिति मच गई। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एनडीटीवी से बात की और उन्होंने हमें बताया कि काफ़ी दिनों से इस तरह की स्मेल आ रही थी, लेकिन उन्होंने कंप्लेंट भी की थी, लेकिन पुलिस ने जो कोचिंग के जो संस्थापक हैं उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और पुलिस का जो बयान था वो और भी हैरानी में डालने वाला बयान था। पुलिस ने कहा है कि हो सकता है कि किचन के छौंक से इस तरह का रिसाव हुआ है और बच्चे बेहोश हुए हैं, लेकिन किचन के छौंक से ऐसा होना मुमकिन नहीं प्रतीत होता है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो ये उत्कर्ष क्लासेस है, यहाँ पर अब काफ़ी बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो यहाँ पर जो कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं उनकी अच्छी तरह से जांच हो। भैया, आप काफ़ी नारे लगा रहे थे, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या सवाल आप कह रहे हैं और आपको क्या चाहिए कि सरकार को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये कोचिंग सीज होनी चाहिए। हमारे भाई अंदर अस्पताल में भर्ती है, वो अपनी मौत से लड़ रहे हैं। वहाँ हम गरीब किसान परिवार के यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं हमारे माँ बाप, और यहाँ आके हमारे कोचिंगों में ये चलते हैं मौत। और बहुत सारे बच्चे एक एक क्लासरूम में भरते हैं जी। 2500 3-3 हज़ार का हर एक कोचिंग में बैच चला रखा है इन्होंने। इनकी तानाशाही है, इनकी सरकार को बड़े बड़े पैसे जाते हैं, इनकी बड़े बड़े मामलों में सेटिंगें हैं। तो काफ़ी सवाल जो यहाँ पर स्टूडेंट्स से वाजिब है कि एजिटेट है, सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि अगर आप यहाँ पर कैमरा अगर थोड़ा सा घुमा के आपको बताएं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सारे पूरी लाइन से यहाँ पर कोचिंग संस्थान लगे हुए हैं, लेकिन कितने सुरक्षित हैं। बहुत बड़ी तादाद में बच्चे एक एक क्लास में भरे जाते हैं, एग्ज़िट सही नहीं होते हैं और उनकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जो बिल्डिंग सेफ्टी है उसको लेकर जो मापदंड है, क्या वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं। जयपुर से कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। और अब खबर दिल्ली की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल आज बदरपुर में पद यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी प्रचार के मैदान में उतर चुकी है। अरविंद केजरीवाल की यात्रा के दौरान सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखाई दी।
महाकुंभ 2025 के बढ़ते क्रेज के बीच प्रयागराज के जीरो रोड पर स्टेशनरी के एक थोक दुकानदार ने अपने नायाब तरीके से महाकुंभ को प्रमोट करने के लिए एक यूनिक आइडिया चुना है। इस दुकानदार ने महाकुंभ की भव्यता को बरकरार रखने के लिए अपने यहाँ बेचे जाने वाले 14 स्टेशनरी प्रोडक्ट्स पर महाकुंभ की प्रिंटिंग कराई है। भगवती पेपर ट्रेडिंग कंपनी नाम की ये दुकान प्रयागराज में इन दिनों खासी चर्चा में है। और तो ये बताइए, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका स्टेशनरी का, क्योंकि होलसेल का काम है, ये आइडिया ऐसा क्यों आया? सर ये आइडिया मैं सच कहूँ तो मुझे अप्रैल में आया था कि इस बार क्योंकि महाकुंभ होने वाला है, जो कि इतना बड़ा महत्व है पूरे भारत में, ना सिर्फ केवल प्रयागराज, ना सिर्फ केवल यूपी, पूरे भारत में इसको इतना सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारे पास एक इनिशिएटिव ही आया कि क्यों ना हम एक स्टेशनरी के, हम लोग होलसेलर है तो क्यों ना हम लोग स्टेशनरी की एक सीरीज लॉन्च करें जिसमें कि महाकुंभ को हम लोग प्रमोट कर सकें। और ये महाकुंभ के सारे आइटम ऐसे हैं कि इनको आप अगर यूज करेंगे तो आपको भी हर समय ये एहसास होगा कि आप एक महाकुंभ के पर्व से जुड़े हुए हैं। तो ये आइडिया इस प्रकार मेरे पास आया। क्या आपने क्या चीजें महाकुंभ में हम लोग ने नॉर्मल डायरीज डेवलप करी है, जो कि 2025 में, क्योंकि महाकुंभ में 2025 की डायरियां हैं। हमारे पास नोटबुक है, हमारे पास पेपर वेट्स है, पेन स्टैंड है, और डे टू डे लाइफ में जो भी स्टेशनरी आप यूज करते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स हम लोग ने महाकुंभ की सीरीज में निकाली है। क्या आप कितने आइटम आपने बनाए? क्या हमारे पास कम से कम 13 से 14 आइटम महाकुंभ में हमने निकाले हैं, अलग अलग डिजाइन में। और इनकी एक यूनिकनेस ये भी है कि इसमें ना सिर्फ केवल महाकुंभ की थीम है, इसमें आपको शाही स्नान की डेट्स, इसमें कब कौन से नहाने उनकी भी डेट्स हैं, और साथ ही साथ महाकुंभ क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, वो सारी चीज हमने महत्व समझाई है कि एक स्टूडेंट के हाथ में भी मेरा कोई प्रोडक्ट होगा तो उसको महाकुंभ के बारे में सारी जानकारियां वो प्रोडक्ट यूज करके मिल जाएंगी। दीपक जी बताइए, जो बुक्स आप लेके जा रहे हैं, क्यों लेकर जा रहे हैं? सर ये मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ पर प्रयागराज में इस समय महाकुंभ लगा हुआ है, तो ये सर मैं अपने डिपार्टमेंट में बांटने के लिए ले जा रहा हूँ। क्यों यही आपने चुना? क्योंकि सर ये महाकुंभ का सर एक अलग सा ये यूनिक चीज़ है, और इसको सर देने से सर मतलब ये अलग से हट के है लोगों से। डायरी तो सर हाँ, ये लोगों को यादगार रहेगा सर। जाने माने तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन अब हमारे बीच नहीं है। 6 दशकों से जो तबले की थाप हम सुन रहे थे वो अब नहीं सुनाई देगी। 73 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकारों में से एक उस्ताद जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, साल 2002 में पद्म भूषण और साल 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उस्ताद हुसैन ने महज 11 साल की उम्र में अमेरिका में अपना पहला कॉन्सर्ट किया था। तबले पर छोटे से बच्चे की जादुई कलाकारी को देखकर सब हैरान रह गए थे। 3 ग्रैमी अवार्ड्स जीत चुके उस्ताद जाकिर हुसैन एक्टिंग में भी हाथ आजमा चुके थे। उन्होंने शशि कपूर के साथ पर्दा साझा किया था। 1983 में आई हीट एंड डस्ट फिल्म में उस्ताद साहब शशि कपूर के साथ नजर आए। उन्होंने कुल 12 फिल्मों में काम किया था। तबला मैस्ट्रो जाकिर हुसैन संगीत की दुनिया का वो चमकता सितारा थे जिसने दुनिया भर को अपने हुनर से रोशन किया। उनके देहांत की खबर से दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ गई। तबला वादन को समकालीन संगीत और फ्यूजन के साथ तब्दील करने में उनका अहम योगदान तो था ही, साथ ही हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत को विश्व स्तर पर ले जाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। 19 मार्च 1951 में मुंबई में जन्मे जाकिर हुसैन मशहूर तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बड़े बेटे थे और 24 घंटे तबले की थाप के बीच पले बड़े जाकिर को तबला मैस्ट्रो बनना ही था। 9 साल की उम्र से ही उन्होंने कॉन्सर्ट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और 12 साल की उम्र से देश विदेश में टूर पर जाना। जाकिर हुसैन संगीत में सरहदें लांघते गए। 1973 में अमेरिका में मशहूर गिटारिस्ट जॉन मैकलाक्लिन के साथ मिलकर उन्होंने फ्यूजन ग्रुप शक्ति की स्थापना की।
और पूर्व और पश्चिम की धुनों को मिलाकर ऐसा संगीत तैयार किया जिसने पश्चिम में लोगों का दिल जीत लिया। Grammy goes to this moment, Shakti. जाकिर हुसैन ने 2024 में एक ही रात में 3 ग्रैमी अवार्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाया। इनमें से एक अवार्ड उनके बैंड शक्ति ने भी जीता। जाकिर हुसैन ने कुल 5 ग्रैमी अवार्ड जीते। संगीत में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। तबला वादन के अलावा उन्होंने कई फिल्मों में संगीत तो दिया ही, साथ ही 7 फिल्मों में अभिनय भी किया, जिसमें 1997 में रिलीज हुई साज, 1993 में आई मर्चेंट आइवरी की फिल्म इन कस्टडी, 1993 में ही रिलीज हुई लिटिल बुद्धा, मलयालम फिल्म वानप्रस्थ द लास्ट डांस और ब्रिटिश फिल्म हीट एंड डस्ट जैसी फिल्में मुख्य है। विज्ञापन में तबला बजाकर लहराते बालों के साथ वहा ताज कहने का जाकिर हुसैन का अंदाज सबको याद है और उनके तबले की थाप सुनने वालों के कानों में दुनिया भर में हमेशा गूंजती रहेगी। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट।